अस्सलाम वालेकुम आसिफ, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाई? खैरियत से हैं? जी, ठीक ठाक। अच्छा, हम प्रीवियस सेशन से ही कंटिन्यू करते हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल बिल्कुल। थैंक यू फॉर योर टाइम अगेन कि आप अपना टाइम नहीं, मोस्ट दोबारा वेलकम। निकाला। तो प्रीवियस सेशन में हमारी जो डिस्कशन थी वो सीवी और कवर लेटर तक हुई थी। अब आपसे मेरा जो क्वेश्चन है वो फ्रेश इंजीनियर्स के बारे में है, क्योंकि जब न्यूली ग्रेजुएट होता है इंसान तो वो कह रहा होता है कि उसको लग रहा होता है कि जॉब एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होती हैं, चाहे उसने अपने आप को प्रिपेयर किया हो या ना हो। जैसे आपने लास्ट सेशन में भी बताया था कि इंटर्नशिप्स बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, लेकिन मोस्टली जो है उसके बावजूद भी पाकिस्तान में स्पेशली ये हमने देखा है, मोस्टली जो फ्रेश इंजीनियर अभी भी ये कंप्लेन कर रहे होते हैं कि जो है आगे जॉब्स नहीं है। और दूसरी बात यह है कि आपने अपना भी अपने बारे में भी बताया था कि 7 से 8 महीने आपको वो एक फेज, आपका एक पीरियड गुजरा है। तो वो पीरियड आपको किस तरह का गुजरा, और एक फ्रेश इंजीनियर को इंजीनियरिंग करने के बाद क्या किस तरीके से जॉब सर्च करनी चाहिए, और अगर अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही तो उसको क्या करना चाहिए? देखें, डेफिनेटली जो एक ग्रेजुएट है, किसी भी साल में हो रहा है, तो सबसे पहले उसको यही कोशिश करनी चाहिए कि सबसे पहले अपने सीवी को बेहतर करें। सीवी, क्योंकि क्योंकि कहीं पे भी वो अप्लाई करेगा तो डेफिनेटली सीवी की बेसिस के ऊपर करेगा। तो सीवी को फाइनलाइज करने के बाद, या कवर लेटर को फाइनलाइज करने के बाद, फिर इसको हर जॉब एप्लीकेशन के हिसाब से इसको मोल्ड करना पड़ता है। ठीक है। ये नहीं है कि एक दफा आपने सीवी बना दी और हर जगह आपने वही सीवी भेजनी है, बल्कि हर जॉब डिस्क्रिप्शन के हवाले हिसाब से आपने अपनी सीवी को मोल्ड करना है। उसमें कीवर्ड्स वो वाले डालने हैं जो उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखे हुए हैं। तो जब आप अपनी सीवी को उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन के हवाले से मोल्ड करके भेजेंगे तो आपके चांसेस और बढ़ जाएंगे। क्यों बढ़ जाएंगे? क्योंकि नॉर्मली जो इनिशियल शॉर्टलिस्टिंग कर रहे होते हैं, ये एचआर के लोग कर रहे होते हैं, वो टेक्निकल जो टर्म्स हैं उनको नहीं जानते इतना। ठीक है। लेकिन जब वो अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन के हवाले से जो कीवर्ड्स होते हैं उनको उनकी मैचिंग देखते हैं सीवी के अंदर, तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो देखते हैं, हाँ ये भी बंदा रेलेवेंट है, रेलेवेंट है, रेलेवेंट है, और उसको शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं। तो इसलिए आपने अपनी सीवी को हर जॉब के हवाले से, उसकी रिक्वायरमेंट के हवाले से अपनी सीवी को थोड़ा बहुत मोल्ड करके, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत उसको मोल्ड करके भेजना है। दूसरी बात यह है कि आपने स्किल्स सीखनी है। किसी भी स्किल्स को पकड़ लें जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है, चाहे वो सॉफ्टवेयर है, चाहे वो दूसरी कोई डिजाइन की स्किल्स है, उसको तो एटलीस्ट आपके पास कुछ ना कुछ तो होना चाहिए जो आप इंटरव्यू के जो किसी भी जॉब इंटरव्यू में अपने आप को प्रेजेंट कर सके। अदरवाइज ये होता ये है कि हमने 20-25 डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ लिए होते हैं, या समझ लें कि 40-45 नॉर्मली ग्रेजुएशन में हम सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, लेकिन उसमें अगर टेक्निकल सब्जेक्ट्स को देखें तो हो सकता है 20-25 होंगे। लेकिन एक्सपर्टीज हमारी किसी में भी नहीं होती। सबकी जेनेरिक चीजें हमें पता होती हैं, एक्सपर्टीज हमारी किसी में भी नहीं होती। तो अपनी किसी न किसी अपने आप को एक डायरेक्शन कर लें कि जो आपके एक इंटरेस्ट है उसके हिसाब से आप कोई ना कोई स्किल्स ऐसी सीख लें जो इंडस्ट्री की नीड हो। तो उससे थोड़ी सी आसानी हो जाती है आपको इंटरव्यू में भी अपने आप को प्रेजेंट करने में, और जॉब हंटिंग के अंदर भी। तो सब आपकी पहला फोकस सैलरी नहीं होनी चाहिए, आपकी पहला फोकस लर्निंग होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप सैलरी को फोकस करेंगे तो आपको हो सकता है कोई चंद लोगों को अच्छी जॉब्स मिल जाए, अदरवाइज मोस्टली लोगों को जो है वो लो सैलरी की जॉब्स मिलती हैं। पहली जॉब जो होती है, तो लो सैलरी की जॉब, आप इररिस्पेक्टिव कि आपको कुछ मिल रहा है नहीं मिल रहा, आपका खर्चा पूरा हो रहा है नहीं हो रहा, आप उस जॉब पे जाएं जब तक आपके पास उससे बेटर अपॉर्चुनिटी नहीं है। अगर आप घर पे बैठे रहेंगे तो 6 महीने बाद, साल बाद नया बैच आ जाएगा और आपकी वर्क जीरो हो जाएगी। आपको अब कोई प्रेफर नहीं करेगा, नए बैच वाले नए फ्रेश लोगों को लोग प्रेफर करेंगे कि वो मोटिवेटेड होंगे, ताजा दम होंगे। आप डिप्रेस्ड होंगे, और समझ इमोटिवेट। लें कि एक साल का आपने वैसे टाइम जाया किया हुआ है। तो आपकी जो सैलरी एक्सपेक्टेशन है वो और ज्यादा बढ़ी हुई होगी, क्योंकि आपके खर्चे बढ़ चुके होंगे एक साल में।
जो फ्रेश बंदा होगा वो कम सैलरी के ऊपर ज्यादा अच्छे तरीके से काम करने के लिए तैयार होगा और मोटिवेटेड अंदाज में काम करने के लिए तैयार होगा। तो इसलिए प्रेफरेंस हमेशा वो नए बैच वालों को मिलेगी। पुराने वाले बैच जितना टाइम गुजरता जाएगा आपकी ग्रेजुएशन के बाद, उतने आप ऑब्सलीट होते जाएंगे, आपके चांसेस रिड्यूस होते जाएंगे शॉर्ट लिस्टिंग के, जॉब्स के। तो इसलिए सबसे पहली आपकी कोशिश जॉब होनी चाहिए, चाहे वो किसी को, आप बेशक आप, मैं तो ये कहता हूँ कि आपको अगर कहीं लर्निंग के लिए आप फ्री में भी आपको जाना पड़े तो आप जाएं, बेशक फ्री अनपेड इंटर्नशिप करनी पड़े तो आप करें। क्यों? क्योंकि जब आप अनपेड इंटर्नशिप भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं ना, आप विदाउट पे काम करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, तो हो सकता है उसी दौरान वहां पे कोई वैकेंसी खाली हो जाए तो आप ऑटोमेटिक चॉइस बन जाते हैं सिलेक्शन की, इट मीन्स अगर के आप वहां अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इट मीन्स के जो मुझे समझ आ रही है वो ये है कि आप ये कह रहे हैं कि अर्निंग जो है वो लर्निंग पे डिपेंड करती है, ऐसे ही है? हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब हमें पहले, सबसे पहले अर्निंग को आपने फोकस नहीं करना। इनिशियली आप जितना ज्यादा सीखेंगे उतना ज्यादा आप ग्रो करते जाएंगे आइंदा। और अगर आपने इनिशियली आप कहीं जॉब नहीं की, आप सिर्फ इंतजार, अच्छी जॉब के इंतजार में बैठे रहे, तो फिर आप बैठे रहेंगे। बहुत कम लोगों को चांस मिल जाता है कि वो अच्छी जगह पे चले जाते हैं, लेकिन मोस्टली लोग फिर अपना वक्त, अगर गुजरा हुआ वक्त आपने गुजाया कर दिया, तो फिर आइंदा आपके पास फिर पछताने के अलावा कुछ बचता नहीं है। एग्जैक्टली। तो अच्छा ये आपकी पहली प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि एक साल के अंदर आप कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाएं। जब आप इंडस्ट्री में एडजस्ट, एक दफा एडजस्ट हो जाते हैं, तो फिर आपके लिंक्स भी बन रहे होते हैं, कॉन्टेक्ट्स भी बन रहे होते हैं, आप चीजें भी सीख रहे होते हैं। तो आप उसमें उस जो एक्सपीरियंस है उसको आप जॉब लिख सकते हैं, अपनी सीवी में तो मेंशन कर सकते हैं ना। वो आप मीटर स्टार्ट हो जाता है एक्सपीरियंस वाला। कोई आपसे ये थोड़ी पूछेगा कि आपने बगैर जॉब पे की जॉब की है या पे के साथ जॉब की है। वो तो आपका एक्सपीरियंस देखेगा, फिर आपको जज करेगा इंटरव्यू में, और आपने अगर वहाँ बेहतर परफॉर्म किया तो वो आपको रख लेगा। लेकिन अगर आप घर बैठे रहेंगे तो वो फिर आपको अब बुलाएगा भी नहीं इंटरव्यू के लिए। एग्जैक्टली। अच्छा मुझे आप ये बताएं कि ये जो आपका फेज था 7 से 8 महीने का, वो आपका आपका फेज जो है वो किस तरह गुजरा था? क्या आपको ये चीजें पता थी, या आप भी जॉब, अच्छी जॉब का वेट कर रहे थे, या अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी? फॉर एग्जाम्पल नहीं, लर्निंग मुझे के तो लिए भी बिल्कुल आपको पता नहीं थी। लर्निंग के लिए भी आपको मुझे ये बिल्कुल नहीं पता प्लेटफॉर्म थी। तो। अच्छा, तो आपका वो फेज किस तरह का गुजरा था? आपकी बात बीच में काट दी है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था आपका? मैं उसमें यही कह रहा था कि वो आपका फेज किस तरह, फॉर एग्जाम्पल समटाइम्स आपको लर्निंग के लिए भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही होती। बाज़ औक़ात फ्री ऑफ कॉस्ट लोग काम करने के लिए रेडी होते हैं, लेकिन फिर दूसरी एक और चीज़ ये है कि वो डिफरेंट शॉप्स पे, जैसे अगर हम किसी पैनल की शॉप पे, या मोटर वाइंडिंग की शॉप पे, या इलेक्ट्रिकल वाले की किसी शॉप पे, वहाँ जाने में थोड़ी सी वो हो रही होती है। और दूसरा, इंजीनियर स्टार्ट में जो है वो अपने हाथ से काम करने को ज़रा अपनी तौहीन भी समझते हैं। तो इस चीज़ के बारे में, और साथ में आप अपने अपने बारे में स्टार्ट करें कि आपका फेज किस तरह का गुजरा था, वो जो 6 7 8 महीने गुजरे थे आपके स्टार्ट के, बिल्कुल। देखिए, पहले तो 2-3 महीने मेरे ऐसे ही गुजरे कि बस इधर उधर अप्लाई करते रहे। एक जगह इंटरव्यू दिया, पता ही नहीं था कि जो है वो इंटरव्यू में क्या, जिस चीज़ों के बारे में उन्होंने पूछा तो पता ही नहीं थी चीज़ों का, पता ही नहीं था कि वो उसमें काम कैसे होता है, क्या नहीं होता। हमारे पास बिल्कुल डायरेक्शन लेस था। पता ही नहीं था कि किस फील्ड में जाना है, इलेक्ट्रॉनिक्स में जाना है, इलेक्ट्रिकल में जाना है, पावर में जाना है, डिजाइन में जाना है, कंसल्टेंसी में जाना है, किस चीज में जाना है, कोई पता नहीं था। सिर्फ बस था कि बस जॉब मिल जाए, जो भी हो, बस जॉब मिल जाए। टीचिंग में जाना है। तो टीचिंग तो खैर इतना ऑप्शन नहीं था, लेकिन ये था कि बस जॉब मिल जाए। तो लेकिन कहीं नहीं मिली 2-3 महीने तो। फिर एक जानने वाला था मेरा, और आप समझ लें कि एक अंकल ही थे। तो अच्छा। उन्होंने जो है मुझे मैंने उनको कहा कि आप मुझे जो है कहीं ना सीखने के लिए, कहीं ना कहीं जहाँ काम होता है मुझे बस, मैं वॉलंटियरली काम करने के लिए तैयार हूँ। अपने आप को वॉलंटियरली पेश किया मैंने। तो उनको मैंने कहा, तो उनके एक दोस्त थे, उन्होंने जो है मुझे वहां भेज दिया, उनसे बात की और उन्होंने मुझे कहा कि आप
वहाँ चले जाएं, उनका पीएलसी ऑटोमेशन का काम है। और मैं वहाँ चला गया, उनसे मुलाकात की। तो उनके साथ मैंने अपने आप को वॉलेंटियरली पेश किया। मैंने कहा भाई भाई मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ, सीखना चाहता हूँ। तो मुझे ना टाइमिंग का इशू है कि आप कब जाएंगे कब आएंगे, मुझे वो भी इशू नहीं है। मतलब मैं हर तरह से अपने आप को वो कर लिया कि मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो मैं उनके साथ काम करने के लिए जाता था। हम इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन्स और डिफरेंट टाइप की मशीन्स की पीएलसी प्रोग्रामिंग वगैरह, सिर्फ पीएलसी प्रोग्रामिंग नहीं करते थे बल्कि पूरी की पूरी जो है मैं वायरिंग भी करते थे। सबसे पहले वो उसके पूरे पुराने वाले पैनल को डिसमेंटल करना, वो सब ऑयल वॉयल क्या वो सब भरा हुआ होता था, उसको अलग करना, उसको पूरा जो है वो टैगिंग करके चीज़ों की उसको डिसमेंटल करना, फिर जो है उसकी नए सिरे से नई वायरिंग करना, वायरिंग तक लग्स लगाना। ये सारे काम जो है वो हाथ से भी किए हैं। तो वो सारा उसका कंट्रोल पैनल रेडी करने के बाद फिर हमारे साथ जो इंजीनियर होते थे वो आते थे उस दिन। पहले मैं समझ लें कि जो मैं जाता था वो टेक्नीशियंस के साथ जाता था। इंजीनियर तो सिर्फ फाइनल टेस्टिंग वाले दिन आता था। और वो टेस्टिंग करने के बाद मशीन ओके हो जाती थी, फिर चले जाते थे। तो तकरीबन 3 महीने मैंने जॉब की है। और तो टाइमिंग विदाउट पे? हमारी ये होती थी कि मैं, नहीं अच्छा हुआ ये कि मैं तो अपने लिहाज से विदाउट पे गया था, ठीक है। लेकिन इन दी एंड जो है जब महीना खत्म हुआ तो उन्होंने मुझे जो है वो तकरीबन तकरीबन 8,000 थे या 7,000 थे, वो उन्होंने मुझे 9,000 थे मुझे उन्होंने दिए। तो उसमें खुशी भी हुई। खुशी हुई कि यार चलो खर्चा तो आने जाने का, बाइक का पेट्रोल और ये खर्चा तो निकल रहा है। तो मैंने कहा सही है। अच्छा, उस दौरान एक मुझसे गलती ये हुई कि मेरे पास एक स्कूल से ऑफर आई और मैंने वो थोड़ा सा उधर डेविएट हो गया। वो उसकी टाइमिंग कुछ कम थी, यानी 8 से 1 बजे तक की थी। तो मैंने कहा कि मैं वहाँ सुबह वहाँ कर लेता हूँ और शाम में जो है वो वहाँ चला जाऊंगा। लेकिन वो उसकी फिर सेटिंग थोड़ी सी खराब हो गई डेफिनेटली, कि वो जिनके साथ मैं जाता था वो सुबह सुबह ही चले जाते थे डिफरेंट साइट्स के ऊपर। तो शाम में फिर वो सेटिंग बनती नहीं थी। तो वहाँ बाद में जिसका मुझे एहसास हुआ कि यार वो मैंने गलती की, कि वो सिर्फ, अच्छा सैलरी का सिर्फ 2,000 का फर्क था। ओ। और मुझे जो है वो ये हुआ कि यार सिर्फ 2,000 के चक्कर में मैंने वो फील्ड की जॉब छोड़ दी और वहां चला गया। तो उससे मुझे ये भी एहसास हुआ, सबक सीखा मैंने कि यार चंद पैसों के लिए अपनी फील्ड की जॉब को नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आप अपनी फील्ड की जॉब कम पैसों में कर रहे हो और आपकी फील्ड के अलावा की जॉब स्टार्टिंग फेज में आपको ज्यादा की मिल रही है तो आपको उसकी तरफ नहीं जाना चाहिए। सही। तो इस तरीके से, अच्छा फिर मैं स्कूल में चला गया। स्कूल में तकरीबन 7-8 महीने मैंने स्कूल में एज अ मैथ टीचर वगैरह पढ़ाया बच्चों को। और फिर उसी दौरान मुझे इस्लामाबाद से वो BPS 17 की ऑफर आ गई, तो फिर मैं वहां चला गया। सही। तो वहाँ फिर अच्छा फेज शुरू हुआ। वहाँ लेकिन का वो भी फिर, वहाँ का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा लर्निंग के पॉइंट ऑफ देखिए लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जबरदस्त एक्सपीरियंस रहा। कि वहाँ पे हमने डिफरेंट ट्रेनिंग्स की, वापडा की, वापडा इंजीनियरिंग एकेडमी फैसलाबाद के अंदर हमने डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की ट्रेनिंग की है। वो फिर डिफरेंट हमारे टेक्निकल विजिट्स थे डिफरेंट ग्रेड स्टेशन के। फिर मैं इस्लामाबाद में P&I डिवीजन के अंदर रहा। तो वहां से काफी सारी चीजें सीखी, जो उस वक्त तो महसूस नहीं होता था कि हमने इतनी खास नहीं सीखी। लेकिन उसके बाद जब मैं कॉलेज में आया और पढ़ाना शुरू किया तो फिर वो चीजें जो है वो रियलाइज हुई कि यार हमने बहुत कुछ सीखा उस वहाँ। तो फिर जो आप समझ लें पर्सपेक्टिव था वो ब्रॉडर हुआ, थोड़ा सा एक्सपोजर मिला नए लोगों के साथ मिलने का। तो बहुत फायदा हुआ हमें। ये नहीं क्या कहते हैं कि हर लिहाज से फायदा ही हुआ, नुकसान तो कुछ भी नहीं हुआ। एग्जैक्टली। स्पेशली जो ट्रेनिंग थी वो उस वक्त तो नहीं लग रही थी, लेकिन बाद में ही समझ में आ रहा था कि आपको आया होगा कि ये जो है किस तरह की
मतलब डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम खास तौर पे उसका आपको पता चला हो। खैर, इस पे आपको जो मेरा हाँ फोकस बिल्कुल, था। क्योंकि मेरी स्पेशलाइजेशन इलेक्ट्रॉनिक्स में थी। स्पेशलाइजेशन के सब्जेक्ट्स मेरी पावर में नहीं थी, इलेक्ट्रॉनिक्स में थी। तो जबकि वहाँ टोटली इक्विपमेंट पावर का था, तो वहाँ पावर से टोटली जो हमने अंडरस्टैंडिंग थी वो वहीं डेवलप हुई, वापडा के अंदर ही डेवलप हुई। और फिर उसी को ही हमने जो है अपनी, वहाँ जाने से ये है, मुझे एक डायरेक्शन मिल गई एग्जैक्टली। कि मुझे अब इस फील्ड के अंदर जाना है। उससे पहले मैं डायरेक्शन लेस था। और वहां अगर, जाने के बाद, उस एक्सपीरियंस के बाद एक डायरेक्शन मिल गई कि अब मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स में नहीं जाना, इलेक्ट्रिकल में ही चलना है। तो फिर उसी को आगे कंटिन्यू किया। और ये इस बात को आपकी मैं लिंक करूंगा आपकी जो बिल्कुल आपने स्टार्ट पहले सेशन के स्टार्ट में बात की थी कि अगर आपको ये डायरेक्शन एफएससी के बाद मिल जाए तो क्या हो। तो मतलब आप अगर इतनी क्लैरिटी अगर हाँ आपको एफएससी के बाद मिल जाए तो इसलिए गाइडेंस और काउंसलिंग ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। बिल्कुल। गाइडेंस जितनी ज्यादा आपका एक्सपोजर और आपको गाइडेंस पहले से होगी, चीजों की अवेयरनेस पहले से होगी, तो उतना आप ज्यादा बेहतर पोजीशन में होते हैं डिसीजन लेने के। तो अगर आप गाइडेंस नहीं होगी तो फिर आप सिर्फ हिट एंड ट्राई मेथड करके जो है वो आप डिसीजन ले रहे होते हैं। तो वो कभी सही भी हो जाता है, कभी गलत भी हो जाता है। तो इसलिए गाइडेंस, प्रॉपर गाइडेंस होना बहुत जरूरी है। ओके। और ये हायरिंग का जो प्रोसेस है उसके हवाले से कुछ खास तौर पे जो आपने हायरिंग की है स्पेशली फ्रेश इंजीनियर्स को, आपको उनमें किस चीज़ की कमी लगती है कि ये चीज़ या किस स्केल पे वो काम करें तो उनकी हायरिंग इजीली। एक तो आपने सीवी और रिज्यूमे को और कवर लेटर को तो एक्सप्लेन कर दिया, उसके अलावा ड्यूरिंग द इंटरव्यू आपको क्या लगता है, क्योंकि आपने काफ़ी सारी हायरिंग की है, इंटरव्यूज लिए हैं, तो उसमें क्या लगता है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो फ्रेश इंजीनियर्स में कम है, या कौन सी ऐसी स्किल है जिस पे उनको वर्क करना चाहिए। देखिए, फ्रेश इंजीनियर्स को वही मैंने कहा कि थोड़ा सा हमारी जो यूनिवर्सिटीज हैं उनको इंडस्ट्री ओरिएंटेड सिलेबस को अपने अपग्रेड करना चाहिए, अपडेट करना चाहिए। बहुत सारी चीजें होती हैं कि जो इंडस्ट्री में तो एक नॉर्मल सी प्रैक्टिस होती है, लेकिन वो वहाँ पे बिल्कुल यूज यूनिवर्सिटी के अंदर बिल्कुल ना होने के बराबर होती हैं। तो ये चीजें जो है वो एक, अच्छा, इसके अलावा जो खास तौर पे गवर्नमेंट की जो यूनिवर्सिटीज हैं, उनके ग्रेजुएट्स के टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स ज्यादा बेहतर होते हैं। ये मैंने एक चीज नोट की है कि क्योंकि वो हमारे यहाँ प्राइवेट सेक्टर वाली जितनी यूनिवर्सिटीज हैं उसमें ये एक मैंने चीज देखी है कि वो चूंकि उनका स्पेशलाइजेशन इलेक्ट्रॉनिक्स में होता है, तो उनको इलेक्ट्रिकल की नॉलेज बिल्कुल नहीं होती। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स की इंडस्ट्री बहुत लिमिटेड है, बहुत ज्यादा बड़ी इंडस्ट्री नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती। जब हमारे यहाँ ना मैन्युफैक्चरिंग होती है ना इलेक्ट्रॉनिक्स के सिस्टम के डिजाइन होते हैं बहुत ज्यादा। तो इसलिए हमारे जो प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज के ग्रेजुएट्स होते हैं, उसमें इलेक्ट्रिकल पावर के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो थोड़े से वीक होते हैं बनस्बत किसी, आप उसको कंपैरिजन करें एनएडी, यूईटी, इस तरह की यूनिवर्सिटीज की, क्योंकि वहाँ मेजर पावर पावर में होता है, तो इसलिए उनके कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिकल के वो ज्यादा अच्छे होते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रिकल में आते हैं तो आपको पावर, डेफिनेटली इलेक्ट्रिकल के कॉन्सेप्ट्स ज्यादा अच्छे होने चाहिए, पावर के कॉन्सेप्ट अच्छे होने चाहिए। हाँ, अगर आप एम्बेडेड सिस्टम में जा रहे हैं, पीसीबी डिजाइनिंग के अंदर जा रहे हैं, तो फिर डेफिनेटली आपकी स्किल ज्यादा प्राइवेट में हो सकता है बेहतर हो। ओके। और बस मेरा ये लास्ट क्वेश्चन इस पे ये है कि आपका जो बच्चे डिप्लोमा करके इंजीनियरिंग में आना चाह रहे हैं, क्या ये उनको सूट करता है, या उनको इस चीज़ का फायदा होता है या नहीं होता, या आप प्रेफर करते हैं कि जो बच्चा इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा कर रहा है उसके बाद अगर वो इंजीनियरिंग के साइड पे आना चाह रहे हैं तो क्या उनको आना चाहिए। देखिए, जो इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा जिसने किया तो डेफिनेटली वो इंजीनियरिंग में आना चाहता है तो आ सकता है। और अगर वो समझता है कि वो कर सकता है तो वो डेफिनेटली उसको करना चाहिए। अगर अ, मैं कराची की बात करूं डिप्लोमा होल्डर की, तो कराची के अंदर डिप्लोमा होल्डर आप समझ लें कि वो ऐसे होते हैं कि उनको सब्जेक्ट्स का भी नाम नहीं आता।
उनको ये भी नहीं पता होता कि आज पेपर किस चीज किस सब्जेक्ट का है। तो ये अगर डिप्लोमा होल्डर का उसका लेवल होगा तो फिर उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर वाकई में जो है वो मैं अगर कंपेयर करूँ पंजाब या बाकी जो प्रोविंसेस हैं केपी के, तो वहाँ डिप्लोमा होल्डर का भी जो एक वो लेवल है वो बेहतर होता है। तो डेफिनेटली वो आ सकते हैं इसमें इंजीनियरिंग में कोई उसमें। और उनके लिए उल्टा अच्छा है कि एक एफएससी वाला और साथ में वो इलेक्ट्रिकल के उनका कॉन्सेप्ट ऑलरेडी कुछ डेवलप हुए हैं, या किसी भी फील्ड में जिस फील्ड में भी वो इंजीनियरिंग करना चाहते हैं उस फील्ड में आपके ऑलरेडी कॉन्सेप्ट डेवलप हुए हैं। लेकिन कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज इसमें आ जाती हैं कि मैंने देखी है कि बाद में पहले ये चेक कर लें कि क्या कोई उसमें प्री रिक्विजिट क्राइटेरिया पीसी का वो मीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। क्योंकि मैंने ये देखा है कि मेरे एक दोस्त हैं वो उन्होंने पहले डिप्लोमा किया इंस्ट्रूमेंटेशन में, और फिर वो इलेक्ट्रिकल में उन्होंने इवन के मेहरान यूनिवर्सिटी से जो है उन्होंने ग्रेजुएशन की है। लेकिन पीसी ने उनको पीसी कार्ड नहीं दिया, पीसी नंबर नहीं दिया, सिर्फ इसलिए कि पीसी इलेक्ट्रिकल वालों को जो है वो इंस्ट्रूमेंटेशन क्राइटेरिया नहीं है उसका डीएई का, कि सिर्फ इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स वाला मेरे ख्याल में वो कर सकता है, इंस्ट्रूमेंटेशन वाला जो है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग नहीं कर सकता। तो सिर्फ इस क्राइटेरिया ना होने की वजह से जो है वो उसको पीसी नंबर नहीं मिला। तो 4 साल के बाद जाहिर है पीसी नंबर ना मिलना एक बहुत बड़ा वो है, सेटबैक है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी वो एक अच्छी जी कंपनी के सीमेंस के अंदर मौजूद है। लेकिन एक ये एक सेटबैक जरूर है कि आप मेहरान यूनिवर्सिटी जैसी पुरानी यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में से पास आउट होने के बावजूद आपको पीसी नंबर ना मिले। तो ये एक जो कॉम्प्लेक्सिटीज है लीगल लीगल, तो इनको लाजमी आप चेक कर लें कि वो आप फुलफिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ताकि बाद में आपको परेशानी ना हो। नहीं, ये बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने कहा है कि क्योंकि बाज प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जो हैं वो इसको एज अ बिजनेस ट्रीट कर रही होती हैं, और वो स्टूडेंट्स एडमिशन तो ले लेते हैं बीएस इलेक्ट्रिकल में। जब उनको बाद में तीसरे चौथे सेमेस्टर में जाके पता चलता है कि यार ये तो हमारे साथ हाथ हो रहा है और ये पीईसी से एफिलिएशन ही नहीं है इस इदारे की, उस वक्त ना वो उसको छोड़ सकते हैं ना कंटिन्यू कर सकते हैं, और वो फिर दरमियान में और पीईसी पीईसी के रोल में चलें फिर नेक्स्ट सेशन में कभी बात करेंगे। लेकिन राइट नाउ स्टूडेंट्स के लिए यही है कि ये जो पीईसी एफिलिएशन की आप बात करें ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये क्राइटेरिया बिल्कुल एफएससी के लेवल पे आपको देखना चाहिए कि स्पेशली प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में आपको ये देखना चाहिए कि वो उस यूनिवर्सिटी का ये इलेक्ट्रिकल का प्रोग्राम या सिविल का प्रोग्राम एफिलिएशन है भी या नहीं है। बिल्कुल ये लाजमी देखना चाहिए। अच्छा इसमें मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, आपने वो सवाल किया था कि बहुत सारे लोग होते हैं जिनका कोई लिंक नहीं होता, तो उन वो किसी को वॉलंटियर कैसे करें कि अपनी सर्विसेज के वो काम करना चाहते हैं, अपना इंटरेस्ट कैसे शो करवाएं। तो वो मैं जो उसका जवाब नहीं दे सका उस वक्त। तो अब उसमें ये है, अभी मुझे याद आया है कि आपने ये सवाल किया और वो उसका जवाब देना रह गया। तो देखें, आपका इंडस्ट्री में कोई लिंक नहीं है ना, तो कोई मसला नहीं है। आजकल का ये वो दौर है कि सोशल मीडिया का दौर है, ठीक है। और आप क्या करें कि लिंक्डइन आपके पास प्लेटफॉर्म मौजूद है जिसमें आपके फील्ड के लोग भरे हुए हैं। तो आप अपनी फील्ड के लोगों को उसमें ऐड करें, फेसबुक पे ऐड करें, लिंक्डइन पे ऐड करें। तो अब वो ऐड करने से क्या, अब उनकी पोस्ट के ऊपर डिफरेंट अपने ओपिनियन दें, अपने कमेंट्स करें, तो आप क्या होंगे, प्रोमिनेंट होंगे। ठीक है, आपकी प्रेजेंस प्रोमिनेंट होना शुरू हो जाएगी वहां। तो जब आप कोई क्वेश्चंस पूछें, आप उनसे क्वेश्चंस पूछें, बेशक इनबॉक्स में अभी फिलहाल ना जाएं, लेकिन आप उनकी पोस्ट के ऊपर कमेंट्स करें, क्वेश्चंस पूछें, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस पूछें। तो क्वेश्चन पूछने से भी जो है आपको लोग जानना शुरू हो जाते हैं कि यार वाकई में ये कुछ सीखने वाला है, सीखना चाहता है, इसमें कोई स्पार्क है बच्चे में। तो वो आप अगर आप कभी दोबारा आपकी सीवी कभी उनके सामने जाएगी ना, तो वो डेफिनेटली आपको बुलाएंगे। मैं आपको मिसाल दूं कि मैंने एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स का ग्रुप ज्वाइन किया हुआ था, और अभी मैं जिस जॉब के ऊपर हूँ ना, समझ लें कि वो उस ग्रुप में वहाँ जो उसका पार्टनर है वो हेड थे। और मैं बहुत ज्यादा उस ग्रुप में अक्सर क्वेश्चंस पोस्ट करता रहता था।
डिफरेंट क्वेश्चंस। तो अब उससे क्या हुआ कि वो मुझे पहचानना शुरू हो गए। ठीक है। तो जब मेरी सीवी उनके पास गई तो ऑटोमेटिकली उन्होंने मुझे बुला लिया, और मुझे बुला लिया, और इस तरीके से मैं मेरा इंटरव्यू हुआ और फिर मैं हायर हो गया। तो मतलब आपको लोग जानना शुरू, ऑटोमेटिकली लोग आपको जानना शुरू हो जाते हैं जब आपकी प्रेजेंस प्रोमिनेंट आप हो जाते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो लोग आप जानना शुरू, जब एक दफा आपको जानना शुरू हो गया ना, आप उनसे रिक्वेस्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है वो आपको कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी दे देंगे। कुछ भी नहीं देंगे तो इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी तो क्रिएट कर सकते हैं ना। तो उससे आप ये इस तरीके से एक लिंक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, इस तरीके से आपके लिंक बनते रहेंगे। आप वहाँ इंटर्नशिप करेंगे, अब मिसाल के तौर पे आपको इंटर्नशिप मिल गई, उस इंटर्नशिप में आप 10 लोगों और लोगों से मिलेंगे, तो उनके साथ आपके लिंक बनेगा, आपका इंटरेक्शन होगा। तो अब पहले आपके पास एक कनेक्शन था, अब आपके पास 10 कनेक्शन हो गए। ठीक है। हर एक को आप अपनी सीवी या वो आप दे सकते हैं, अब कि यार कहीं अपॉर्चुनिटी हो उससे बात कर सकते हैं कि कहीं अपॉर्चुनिटी हो तो आप मुझे बताएं या रेफर करें। लेकिन वो आपको रेफर तब करेंगे जब आपके ऊपर कॉन्फिडेंट होंगे कि यार ये वाकई में बंदा कर लेगा और मेहनती लड़का है। लेकिन अगर वो आपके ऊपर कॉन्फिडेंट नहीं होंगे ना, तो वो कभी आपको रेफर नहीं करेंगे, वो कहेंगे यार ये बेइज्जत करवाएगा। ठीक है। तो इसीलिए आपने कहीं पे भी आप कहीं जाते हैं तो आपने अपना करेक्टर बहुत अच्छा रखना है, और क्रेडिबिलिटी आपने लूज नहीं करनी। तो उससे ये फायदा आपको होगा कि आपको लोग रेफर करते हुए झिझकेंगे नहीं। ठीक है। उनको ये नहीं होगा कि यार हमने इसको रेफर कर दिया तो ये कल को ये हमारी ना बेइज्जती करवाता रहे, पता नहीं क्या हरकतें करेगा ये उल्टी सीधी, और इन दी एंड वो हमारे ऊपर बात आएगी कि यार ये आपने कहा था, आपने रेफर किया था, कैसे बंदे को रेफर किया था। एग्जैक्टली। तो इसलिए अपनी क्रेडिबिलिटी आप बना के रखें, तो इंशाल्लाह जो है आपके पास अपॉर्चुनिटीज खुद ब खुद आएंगी। इसका मतलब ये है कि इस टाइम में कोई बंदा ये एक्सक्यूज नहीं दे सकता कि मेरे लिंक्स नहीं है, या मैं अपॉर्चुनिटी क्रिएट खुद नहीं कर सकता। आप लिंक्डइन सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है, इसको यूज किया जा सकता है। और आप बिल्कुल, आजकल तो लिंक्डइन सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है। और मुझे याद है कि हम मुख्तलिफ कंपनीज के अंदर जो है वो सीवियां उनके दरवाजों पे भी फेंकने गए थे, और हमें गार्ड तक जो है वो वैल्यू नहीं देते थे, भगा देते थे, या सीवी रख लेंगे। तो हमने पूरी जो है वो 15-20 सीवियां, 20-25 सीवियां जो है वो प्रिंट की, और कभी एक के पास जा रहे, दूसरे के पास, तीसरे के पास, हर और एक गार्ड को पकड़ाते हुए जा रहे हैं। और बड़े तो वो दूर एक दूर। उस वक्त एक डिफरेंट मौका था, और कोई इंटरटेन भी नहीं करता था। पता नहीं वो गार्ड के पास ही आज तक उन किसी सीवी में से कॉल नहीं आई। तो वो सीवी जो है वो वैसे ही गार्ड रूम में ही पड़ी रहती होंगी। अब आप लेकिन आजकल तो ये है कि आप डायरेक्टली किसी जीएम से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। एग्जैक्टली लेकिन कांटेक्ट के भी ज़ाहिर है आपको तरीका आना चाहिए कि आप कांटेक्ट कैसे करेंगे। डायरेक्टली रेलेवेंट पर्सन तक आप अपनी स्किल को पहुंचा सकते हैं। और थैंक यू फॉर योर टाइम आसिफ, आपने आज काफ़ी मुझे टाइम दिया। और प्रीवियसली थैंक यू भी वेरी आपने मच सेशन में कि आपने मुझे बुलाया, आपने अपना एक्सपीरियंस और शेयर मुझे बड़ा किया। अच्छा लगा कि मैंने अपने एक्सपीरियंस नौजवानों के साथ शेयर किए। बस होपफुली इससे जो भी कमेंट होगा या कोई क्वेश्चन होगा तो वो कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं सब। और आप तक भी अगर अप्रोच करना हो किसी ने, या आपसे कोई गाइडेंस चाहिए हो, तो वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो होपफुली हाँ आप इसका बिल्कुल, आप आंसर। मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल वहाँ बेशक उसका लिंक डाल दें। एग्जैक्टली, तो अगर जी किसी मैं को कोई क्वेश्चन करना हो, फर्दर कोई क्वेश्चन करना हो, तो वो मुझसे क्वेश्चन पूछ सकता है। आपका बिल्कुल, मैं लिंक्डइन पे जो प्रोफाइल है उसका लिंक ये शेयर कर दूंगा। और वहाँ पे भी क्वेश्चन आपसे कर सकते हैं डायरेक्टली। होपफुली सबको इस चीज़ का कोई ना कोई फायदा होगा। थैंक यू इंशाल्लाह। आसिफ फॉर योर टाइम। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया।